नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी आंसर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। और आज तारीख है 23 जनवरी 2023। आज हमें एसएससी जीडी के जीएस के जो भी क्वेश्चन मिले हैं उनको हम अपने इस लेक्चर सीरीज में शामिल किए हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है 1829, इसको देख लेते हैं। 1829 में हमारे देश में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया 1829 में। और यहां से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सती प्रथा को प्रतिबंधित किस गवर्नर जनरल ने किया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। तो ये गवर्नर जनरल था, इसने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। दूसरा फैक्ट ये पूछा जाता है कि सती प्रथा को प्रतिबंधित कराने में भारत के किस महान समाज सुधारक का अहम योगदान रहा। तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के अथाह प्रयासों से ये भारत के एक समाज सुधारक थे, आधुनिक भारत के जनक कहे जाते हैं। और इन्हीं के अथाह प्रयासों से सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया, अर्थात सती प्रथा को हमारे समाज से दूर किया गया। ये समाज की एक बुराई थी। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को 1829 में प्रतिबंधित किया। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो दूसरा ऑप्शन है हमारा 1856। इस समय क्या हुआ, हमारे समाज की एक दूसरी बुराई ये थी कि अगर किसी महिला का पति खत्म हो जाता था तो उसे हमारा समाज दूसरे विवाह की अनुमति नहीं देता था। और इसके पक्षधर थे एक समाज सुधारक, एक महान समाज सुधारक जिनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। अधिनियम पारित हुआ। ये एक महान समाज सुधारक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और इस समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था, अर्थात जो भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। इसी के कार्यकाल में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। और इसको पारित कराने में हमारे देश के एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अहम योगदान रहा। तो अगला ऑप्शन देख लेते हैं। 1830 हमारे देश में ठगी प्रथा को समाप्त किया गया। ठगी प्रथा को समाप्त किया गया। और ठगी प्रथा को समाप्त करने में किस गवर्नर जनरल का अहम योगदान रहा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हमारे देश से ठगी प्रथा को भी समाप्त किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए हमारे देश के ठगों को और इनको समाप्त करने के लिए कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में एक अभियान चलाया और ठगी प्रथा को समाप्त किया। 1833 में हमारे देश में दास प्रथा को समाप्त किया गया। दास प्रथा लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल में। एलन बरो। और दास प्रथा को समाप्त करने के संबंध में 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसमें प्रावधान किए गए थे और इसे समाप्त किया गया 1843 में लॉर्ड एलन बरो के समय में। 1795 में शिशु हत्या को, मुख्य रूप से कन्या हत्या को, शिशु हत्या मुख्य रूप से कन्या हत्या को प्रतिबंधित किया गया। यह भी हमारे समाज की एक बुराई थी। तो इसे कब प्रतिबंधित किया गया? 1795 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत? 1793 के चार्टर एक्ट के तहत। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1856 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 32, इसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में है। तो मूल संविधान में 7 अधिकार थे,
7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत। तो जो 6वां मूल अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अर्थात इसी आर्टिकल के तहत, इसी अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय अन्य मूल अधिकारों की, जो प्रारंभ के 5 मूल अधिकार हैं, उनकी रक्षा करता है, 5 प्रकार की रेटें जारी करता है। इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रेटें जारी करता है। तो हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे, उनमें उन संविधान निर्माताओं में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अहम योगदान रहा। उन्हें आधुनिक भारत का मनु कहते हैं, उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। और जो संविधान के निर्माण के संबंध में बहुत सी समितियों का गठन किया गया था, उनमें से एक समिति थी प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर से जब पूछा गया कि आप किसे संविधान की आत्मा या हृदय मानते हैं, तो भीमराव अंबेडकर ने बताया कि मेरे अनुसार संविधान की आत्मा या हृदय अनुच्छेद 32 है। संविधान की आत्मा। लेकिन जो अन्य संविधान निर्माता थे, उनमें से अधिकांश संविधान निर्माताओं ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा माना। संविधान की आत्मा। और एक संविधान निर्माता थे ठाकुर दास भार्गव, उन्होंने सबसे पहले उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा। तो भीमराव अंबेडकर के अनुसार पूछा जाए कि संविधान की आत्मा क्या है, तो अनुच्छेद 32। और अगर भीमराव अंबेडकर के अनुसार नहीं, ऐसे जनरली पूछ लिया जाए संविधान की आत्मा या हृदय क्या, तो उद्देशिका। आर्टिकल 356, इसमें क्या है, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है आर्टिकल 356 में। अर्थात हमारे संविधान में संवैधानिक तंत्र, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर वहां राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। और संविधान में इसे राष्ट्रपति शासन नहीं कहा गया है, इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता कहा गया है। अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो 356 के तहत वहां पर राष्ट्रपति शासन केंद्र द्वारा लगा दिया जाता है, और वहां पर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की शक्तियां उस राज्य में शून्य हो जाती हैं, और सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हो जाती हैं। और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग सामान्यतः राज्यपाल के माध्यम से करता है। तो राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन में क्या हो सकता है, जो केंद्र है वो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा के राज्य सरकारों को बर्खास्त करा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाने की जिम्मेदारी केंद्र की है। तो इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 356 को संविधान का मृत पत्र कहा। संविधान का मृत पत्र, डेड लेटर 356 को कहा। ऐसा इसलिए भीमराव अंबेडकर ने कहा कि आर्टिकल 356 का केंद्र प्रयोग बहुत कम करेगा, ये डेड लेटर की तरह पड़ा रहेगा, और जब बहुत जरूरी होगा तो इसका उपयोग किया जाएगा। लेकिन हमारे देश की सरकारों ने इसका बहुत दुरुपयोग किया है, अर्थात केंद्र की सरकारों ने अपने विपक्षी दलों की, राज्य की सरकारों को इसी आर्टिकल के तहत बर्खास्त करवाया है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगवाया है। तो इसका दुरुपयोग भी होता रहा है। मूल अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा। मूल अधिकारों का प्रावधान यूएसए के संविधान से लिया गया है, और इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अर्थात संविधान में बहुत अहम योगदान है मूल अधिकारों का। तो क्वेश्चन पूछा गया कि इसे संविधान की आत्मा कहते हैं, तो अगर भीमराव अंबेडकर के अनुसार पूछा जाए तो अनुच्छेद 32, अगर ऐसे जनरली पूछा गया हो तो उद्देशिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है फीफा से कि फीफा का मुख्यालय कहां है। तो फीफा अर्थात फीफा विश्व कप का आयोजन 2022 में अभी कतर के दोहा में हुआ है, और ये इसका 22वां संस्करण था। इसका विजेता अर्जेंटीना रहा, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। फ्रांस उप विजेता रहा। और तो फीफा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। तो फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर। तो फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और फीफा का गठन कब हुआ था, तो फीफा का गठन हुआ था 1904 में। और वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन है, तो प्रेसिडेंट कौन है फीफा के, गियानी इन्फेंटिनो
गियानी इन्फेंटिनो। तो फीफा का गठन 1904 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो हैं। और 22वां संस्करण इसका कतर के दोहा में आयोजित किया गया है। पहला ऑप्शन है आपका, ये तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, लंदन। लंदन में राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? लंदन में है। तो अभी हाल ही में बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ है। यह इसका 22वां संस्करण था और इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा है और भारत चौथे स्थान पर रहा है। भारत ने टोटल 61 पदक जीते हैं जिसमें से 22 गोल्ड हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है हमें। दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर दुबई में है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का गठन कब हुआ, पूछा जाता है फैक्ट, तो 1909 में इसका गठन हुआ। और इसके हेड कौन है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं वो हैं थॉमस बाक। थॉमस बाक इसके अध्यक्ष हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। सॉरी, इसके जो अध्यक्ष हैं वो ग्रेग बर्कले हैं। ग्रेग बर्कले। तो ग्रेग बर्कले, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हेडक्वार्टर दुबई में है। इसका गठन 1909 में हुआ था और इसके अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं। और जो पहला ऑप्शन है आपका लुसाने, ये भी स्विट्जरलैंड में, यहां पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? लुसाने में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन कब हुआ था? 1894 में। और इसका इस समय अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए यहाँ पर। थॉमस बाक या बाच, ये इसके अध्यक्ष हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो इसमें आपसे पूछा गया है फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, इसको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया पंचवर्षीय योजनाओं से। हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। डोमर मॉडल। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली। इसमें उद्योगों को प्राथमिकता दी गई और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये सारे फैक्ट हम पिछले लेक्चर सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं और वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो पिछले लेक्चर्स को बार बार देखना है अच्छे से कम आधे क्वेश्चन आपको पिछले लेक्चर सीरीज से ही मिल जाएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन। तो ये सारी बातें हम पिछले लेक्चर सीरीज में बता चुके हैं, वही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं तो हमें बताना पड़ रहा है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली और इसमें कृषि और उद्योगों को दोनों को प्राथमिकता दी गई। कृषि प्लस उद्योग दोनों को ध्यान दिया गया इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और इस पंचवर्षीय योजना में जो शब्दावली ध्यान रखना है उसमें यह पूछा जाता है गतिमान अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाना है, गतिमान अर्थव्यवस्था तथा आत्मनिर्भर। तो पहली बार आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने के संबंध में पहल की जा रही तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो अर्थव्यवस्था को गति देना है और अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है, ऐसा उद्देश्य निर्धारित किया गया तीसरी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना तो स्थिरता के साथ विकास, ये इसका लक्ष्य है, कई बार पूछा गया है। स्थिरता के साथ विकास प्लस आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, तो ये लक्ष्य है चौथी पंचवर्षीय योजना का। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली, क्योंकि 1966 से 69 से योजना अवकाश रहा।
तो इसमें आपसे पूछा गया किस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है भारत का चुनाव आयोग कौन से चुनाव कराता है, तो इसको समझ लेते हैं। भारतीय संविधान का जो भाग 15 है, भाग 15, इसमें जो आर्टिकल 324 से 329 शामिल हैं, ये चुनाव के संबंध में बताया गया है। भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। तो जो भारत का निर्वाचन आयोग है वर्तमान में ये 3 सदस्यीय निकाय है। एक इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हो गए, और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के नाम भी पता होना चाहिए, पेपर में पूछे जा सकता है। तो राजीव कुमार 25वें नंबर के हैं। दूसरे नंबर के हैं अनूप चंद्र पांडे। तो अन्य चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, क्योंकि ये 3 सदस्यीय निकाय है, अनूप चंद्र पांडे, अनूप चंद्र पांडे। और तीसरे नंबर के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अभी हाल ही में अपने पद पर नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है अरुण गोयल। तो याद रखना है। तो राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। और ये जो भारत का निर्वाचन आयोग है ये राष्ट्रपति के चुनाव करवाता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, विधान परिषद के चुनाव, अर्थात ये सभी चुनाव कराता है भारत का निर्वाचन आयोग। और ये भारत का जो निर्वाचन आयोग है एक स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त संवैधानिक संस्था है, अर्थात भारत सरकार का हस्तक्षेप इस संस्था के क्रियाकलापों में बहुत कम है। ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है, और ये से स्वायत्तता हमारे संविधान ने प्रदान की है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पंचायतों के चुनाव होते हैं, पंचायतों के चुनाव, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, और जो नगर निकाय के चुनाव होते हैं जैसे नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, इनके चुनाव कौन संपन्न कराता है, तो राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है वो इनके चुनाव संपन्न कराता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, कार्बन की परमाणु संख्या। दूसरा ऑप्शन है 12, ये कार्बन का परमाणु भार है, कार्बन का परमाणु भार। तीसरा ऑप्शन है 80, ये पारा, मरकरी, पारा का परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या मरकरी का। चौथा ऑप्शन है आपका 79, ये सोना का परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या। और पांचवा ऑप्शन है आपका 82, 82, ये सीसा, लेड, लेड अर्थात सीसा का परमाणु संख्या है, संख्या। तो ये चीज याद रखना है। तो आपसे कार्बन का पूछा गया, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा जलप्रपात तमिलनाडु में है, तो पहला ऑप्शन है होजेनेकल जलप्रपात, ये तमिलनाडु में है। और पिछले 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें भी इसके बारे में पूछा गया, तमिलनाडु। तो ये चीज याद रखना है, तमिलनाडु में है होजेनेकल जलप्रपात। किस नदी में है, तो कावेरी नदी में है। तो तमिलनाडु में कावेरी नदी में होजेनेकल जलप्रपात है। 2021 वाले में हुंडरू जलप्रपात पूछा गया था, तो हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है, झारखंड में है, ये झारखंड में है। और किस नदी में है, तो स्वर्ण रेखा नदी में है, स्वर्ण रेखा नदी में है हुंडरू जलप्रपात। और अगला जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात, ये छत्तीसगढ़ में है, चित्रकूट जलप्रपात। इसे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये उत्तर प्रदेश में होगा, उत्तर प्रदेश में एक जिला है चित्रकूट, और ये है चित्रकूट, तो ये छत्तीसगढ़ में है चित्रकूट जलप्रपात। ये याद रखना है, वहाँ की एक छोटी सी नदी है, नदी के संबंध में इतना नहीं पूछा जाएगा। तो चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है, सॉरी इंद्रावती नदी में है, महत्वपूर्ण नदी है, इसका नाम याद रखना है, इंद्रावती नदी। तो चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी में है। और अगला ऑप्शन है जोग या गारसुप्पा जलप्रपात, ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है, जोग या गारसुप्पा जलप्रपात कर्नाटक में है। और ये किस नदी में है, तो हालांकि नदी का नाम नहीं पूछा जाता है लेकिन समझ लेते हैं, ये शरावती नदी में है। तो कर्नाटक की एक छोटी सी नदी है शरावती नदी, उसी में है जोग या गारसुप्पा जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। और सामान्यतया इसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। एक दूसरा जलप्रपात भी कर्नाटक में है जिसे कुंचिकल जलप्रपात कहते हैं, ये भी कर्नाटक में, वो बराही नदी में, वो भी भारत का ऊंचा जलप्रपात है।
वो भी सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इनके जोग या गारसोप्पा जलप्रपात में कुंचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा है, क्योंकि यूपीपीसीएस ने सबसे ऊंचा कुंचिकल जलप्रपात को माना है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात, दूसरा सबसे ऊंचा जोग या गारसोप्पा जलप्रपात। और चौथा, अगला ऑप्शन है आपका पांचवा, मीन मुक्ति जलप्रपात। ये केरल में है। यही आपके वाले में आज शायद पूछा गया था, मीन मुक्ति जलप्रपात के बारे में भी पूछा गया था। तो केरल में, केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो मीन मुक्ति जलप्रपात केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और केरल का एक जलप्रपात और है जिसका नाम है अधीरा पिला जलप्रपात। अधीरा पिला जलप्रपात ये भी केरल में है। केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात है, केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात। तो अधीरा पिला जलप्रपात केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात है और मीन मुक्ति जलप्रपात केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो तमिलनाडु के संबंध में यह आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन पूछा गया जनसंख्या से संबंधित, तो भारत का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। मिजोरम दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य, जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। बिहार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य। केरल सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, साक्षरता तथा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, लिंगानुपात। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य भी केरल है। तो इसमें आपसे दूसरा पूछा गया तो मिजोरम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, तो इसको भी समझ लेते हैं। कथकली ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथक ये उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। और बिरजू महाराज का संबंध इसी नृत्य से है, बिरजू महाराज। और ओडिसी ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। और यहां से आपके बारे में पूछा गया था केलू चरण महापात्रा, महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है, तो केलू चरण महापात्रा का संबंध ओडिसी से है, ये उड़ीसा का है। कथक इससे बिरजू महाराज संबंधित है, उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। और इससे संबंधित एक व्यक्तित्व है जिनका नाम बहुत पूछा जाता है, सिद्धेंद्र योगी, ये संबंधित है कुचिपुड़ी से, तो इनका नाम भी याद रखना है, सिद्धेंद्र योगी कुचिपुड़ी से संबंधित है। ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कथक के बारे में, बिरजू महाराज इनका 2022 में निधन हो गया था। ये किस घराने से, ये भी पूछा जाता है। ये लखनऊ घराने से है, लखनऊ घराने से है, ये भी याद रखना है। बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है तोरग्या उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो तोरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। तोरग्या उत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। और कब मनाते हैं, जनवरी के महीने में मनाते हैं। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि ये कितने दिन मनाया जाता है, तो 3 दिन मनाया जाता है जनवरी के महीने में, 11, 12, 13, 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी। तो 3 दिन मनाया जाने वाला ये अरुणाचल प्रदेश का उत्सव है। और एक चीज ध्यान रखना है, त्रिपुरा तो खारची पूजा बहुत पूछा जाता है, खारची पूजा त्रिपुरा का, खारची पूजा उत्सव ये त्रिपुरा का है। और आपके ही शिफ्ट में पूछा गया था काकबरोक भाषा, काकबरोक भाषा ये कहाँ की है, त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा की भाषा क्या है, काकबरोक। खारची पूजा उत्सव यहाँ का है, त्रिपुरा का। और एक क्वेश्चन हाल ही में आपके एग्जाम में ही पूछा गया था कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तो त्रिपुरा। नागालैंड, तो यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा किस राज्य की है, तो पहली पेपरलेस विधानसभा नागालैंड की है। सीजीएल में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया है इसी फैक्ट से संबंधित क्वेश्चन, ये पहली पेपरलेस विधानसभा वाला राज्य कौन सा है, तो नागालैंड। नागालैंड का
एक फेस्टिवल है जो पेपर में बहुत पूछा जाता है, हार्नबिल फेस्टिवल। तो हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। प्रत्येक फैक्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से तैयार करना है। आगामी एग्जाम में आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप हमारी पिछली लेक्चर सीरीज से आगामी पेपर को देख सकते हैं कितना लाभ मिल रहा है। तो एक एक फैक्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असम बिहू बगरुम्मा, बिहू और बगरुम्मा ये कहाँ के उत्सव हैं? तो बिहू और बगरुम्मा ये असम के हैं, और यहाँ पर अंबुबाची का मेला लगता है, कामाख्या मंदिर है असम में। तो ये चीज ध्यान, बिहू और बगरुम्मा का संबंध किससे है? असम से है। हार्नबिल का संबंध नागालैंड से, खारची पूजा उत्सव का संबंध त्रिपुरा से है, तो रज्ञा उत्सव का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बंगलुरु टेक समिट। बंगलुरु, ये करंट अफेयर क्या है? बंगलुरु टेक समिट, टेक मतलब टेक्नोलॉजी, समिति 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है पिछली शिफ्ट में, शायद 12 या 13 जनवरी को पूछा गया था कि टेक समिट 2022 का आयोजन कहां पर हुआ? तो टेक समिट 2022 का आयोजन दिल्ली में हुआ था। और ये जो वर्तमान की ये जो बंगलुरु टेक समिट के बारे में पूछा गया है, ये भी करंट का है, इसको समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन है इमैनुअल मैक्रों, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति। पीएम मोदी, तो इसका उद्घाटन किसने किया? तो टेक समिट, बंगलुरु टेक समिट 2022 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। अश्वनी वैष्णव, ये रेल मंत्री हैं। बसवराज बोम्मई, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री, इनके बारे में भी पूछा जा चुका है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? बंगलुरु। तो इसी ध्यान रखना है। तो इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन है आपका रिकेट्स, यह विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाते हैं। ये हड्डियों से संबंधित रोग है जो विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी, ये मसूड़ों दांतों से संबंधित रोग है, यह विटामिन सी की कमी से होता है। नपुंसकता, यह विटामिन ई की कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से, ई की कमी से, अर्थात जो पुरुष होते हैं वो नपुंसक हो सकते हैं, महिलाएं बांझ हो सकती हैं विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, तो ये चीज भी ध्यान रखना है। रतौंधी, विटामिन ए की कमी से, रतौंधी आंखों का बीमार, आंखों का रोग है ये, रतौंधी विटामिन ए की कमी से, रतौंधी या जीरोप्थेल्मिया। एनीमिया, ये आयरन की कमी से, आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो इसमें आपका ही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं? तो तुर्की, तुर्की का नया नाम तुर्कीय हो चुका है। तो यूरोप का खेल का मैदान, तुर्की को क्या कहते हैं? यूरोप का मरीज कहते हैं, यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। स्विट्जरलैंड, यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं, यूरोप का खेल का मैदान। इटली को यूरोप का भारत कहते हैं, यूरोप का भारत। और जो योगदान हमारे देश में गंगा नदी का है, वही योगदान इटली में पो नदी का है, पो नदी। तो पो नदी को इटली की गंगा भी कहते हैं। जिस प्रकार भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ऐसा इटली भी तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत के उत्तर में पर्वत है हिमालय, ऐसे इटली के भी उत्तर में पर्वत है। तो इसी आधार पर इसे यूरोप का भारत कहते हैं। बेल्जियम, इसे कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं। कॉकपिट क्या होता है? तो जो एरोप्लेन होता है, हवाई जहाज होता है, उसका जो वो भाग जहां पर पायलट बैठता है, अर्थात पूरा कंट्रोल करने के लिए, तो बेल्जियम को कहा गया है। क्योंकि जो महत्वपूर्ण संगठन है पश्चिमी देशों के या यूरोप के, वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में ही है, इसीलिए इसे कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों ने, यूरोप के देशों ने सबसे सुरक्षित स्थान बेल्जियम को ही समझा, इसीलिए उन्होंने नाटो वगैरह के हेडक्वार्टर बेल्जियम में ही बनाए, इसीलिए इसे कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं स्विट्जरलैंड को।
तो आपसे केवल इतना पूछा गया था, यूरोप का खेल का मैदान। तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी फैक्ट महत्वपूर्ण हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र के सीएम हैं। महाराष्ट्र के सीएम हैं एकनाथ शिंदे। देवेंद्र फडणवीस ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। तो देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं। भगत सिंह कोश्यारी क्या है? ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, के राज्यपाल। और राहुल नार्वेकर, इनका नाम याद रखना है, पेपर में पूछा भी जा चुका है। राहुल नार्वेकर कौन है? तो महाराष्ट्र की जो विधानसभा है, विधानसभा के स्पीकर। तो क्या हमें सभी राज्यों के विधानसभा के स्पीकर याद रखने होंगे? नहीं, ये भारत के सबसे कम उम्र के स्पीकर हैं। अर्थात हमारे देश में जितने राज्य हैं सभी में विधानसभा हैं और सभी विधानसभाओं के अपने स्पीकर होते हैं। तो आज तक का रिकॉर्ड है, सबसे कम उम्र के किसी राज्य के विधानसभा के स्पीकर बनने का जो तमगा मिला है वो राहुल नार्वेकर को मिला है। सबसे कम उम्र में ये स्पीकर बने हैं विधानसभा के, इसलिए इनका नाम याद रखना है। पूछा गया पेपर में, पूछा भी जा सकता है आगे। तो इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया तो एकनाथ शिंदे हो जाएंगे। जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य, देखो अगली शिफ्ट में ये पूछ लिया गया जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य। इसके पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया था दूसरा सबसे छोटा राज्य। तो इसका आंसर क्या हो जाए? सिक्किम सबसे छोटा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे छोटा राज्य। गोवा ये जनसंख्या के आधार पर है, गोवा सबसे छोटा राज्य ये भी है, सबसे छोटा राज्य, लेकिन ये क्षेत्रफल के आधार पर है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है लेकिन ये जनसंख्या के आधार पर है। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है लेकिन ये क्षेत्रफल के आधार पर है। तो गोवा के बारे में ध्यान रखना है, ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। और सबसे छोटी तटीय सीमा पूछा जाए किस राज्य की है? तो गोवा की है। सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की। दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान में ही थार का मरुस्थल है और अरावली पर्वत श्रेणी है। देश और दुनिया की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी, इसका अधिकांश भाग कहाँ पर है? राजस्थान में है। हालांकि ये कई राज्यों में है लेकिन अधिकांश भाग राजस्थान में है। और अरावली की जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है उसका नाम है गुरु शिखर, ये राजस्थान में ही है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन, ये फिर रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो इसको समझ लेते हैं, नेपाल। नवीनतम संविधान, सबसे नया संविधान किसका है? नेपाल का। 2015 में दोबारा इन लोगों ने अपना संविधान बनाकर लागू किया। मोनाको सबसे छोटा संविधान, मोनाको का सबसे छोटा संविधान है। ब्रिटेन अलिखित संविधान, अर्थात इनके संविधान का अधिकांश भाग अलिखित रूप में है। भारत सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान। अगर पूछा जाए यूएसए दुनिया का पहला लिखित संविधान किसका? यूएसए का संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान। अलिखित संविधान ब्रिटेन का संविधान। सबसे छोटा संविधान मोनाको का संविधान। सबसे नया संविधान नेपाल का संविधान। तो एक फैक्ट पूछा गया था, आप ये भी फैक्ट याद रखें, ये भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, चरक किससे संबंधित है? तो चरक के बारे में पूछा गया है, तो ये चिकित्सा से संबंधित है। चरक, इन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक की रचना की थी। चरक संहिता जो चिकित्सा से संबंधित है। योग दर्शन, इसकी रचना किसने की? तो पतंजलि ने। पतंजलि ने योग दर्शन की रचना की, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहती थी। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने। हालांकि अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है, लेकिन इनकी ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं थी, ये राजनीति विज्ञान से संबंधित थी, राजनीति शास्त्र से संबंधित थी। वेदव्यास, इन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत नामक धार्मिक ग्रंथ की रचना वेदव्यास ने की।
तो ये इसमें आपसे पूछा गया है चरक किससे संबंधित है, ये चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है वेम्पति चिन्ना किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। वेम्पति चिन्ना ये कुचिपुड़ी से संबंधित है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और एक नाम और याद रखना है, सिद्धेंद्र योगी, इन्हीं को माना जाता है कुचिपुड़ी नृत्य का जनक। भरतनाट्यम का जनक किसे माना जाता है, भरत मुनि को, भरत मुनि। और ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। सत्रिया ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, असम। और शंकर देव को इसका जनक माना जाता है, इसी से संबंधित है शंकर देव। कथक उत्तर भारत उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और बिरजू महाराज इससे संबंधित है। 2022 में इनका निधन हो गया, लखनऊ घराने से संबंधित है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी रबी की फसल है, तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों ये सभी रबी की फसलें हैं, रबी की फसल। अगला ऑप्शन है आपका धान, बाजरा, ज्वार, मक्का ये सभी खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल। अगला ऑप्शन है आपका तरबूज, खीरा, ककड़ी ये सभी जायद की फसलें हैं। अगला ऑप्शन है तिल, ये उत्तर भारत की रबी की फसल है, लेकिन दक्षिण भारत की एक खरीफ की फसल है, ये चीज याद रखना है। तो तिल के बारे में याद रखना है, उत्तर भारत की ये रबी की फसल है और दक्षिण भारत की खरीफ की फसल है। सॉरी, उत्तर भारत की ये खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत की ये रबी की फसल है, रबी की फसल। ये जो अरंडी है ये रबी और खरीफ दोनों मौसमों में इसे बोया जा सकता है, खरीफ। तो ये रबी की भी फसल है और खरीफ की भी फसल है, कौन, अरंडी। और तिल उत्तर भारत की खरीफ की फसल और दक्षिण भारत की रबी की फसल, तो ये चीज भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल में निहित है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है आर्टिकल 153, इसमें बताया गया है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, राज्य में राज्यपाल होगा। अर्थात राज्यपाल के पद का उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल 153 में। लेकिन 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में और यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। हालांकि हमारे संविधान में क्या लिखा है, प्रत्येक राज्य में एक ही राज्यपाल होगा, अर्थात एक ही व्यक्ति को एक जगह का केवल राज्यपाल बनाया जा सकता है। लेकिन फिर संविधान में संशोधन हुआ बाद में। आर्टिकल 154 में क्या लिखा है, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ये बात लिखी है आर्टिकल 154 में। 155 में क्या लिखा है कि राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता, नियुक्त होता है, केंद्र का एजेंट होता है, राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, दोहरे काम होते हैं इसके, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 164 राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है, तो ये चीज ध्यान रखना है। 166 इसमें बताया गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल के नाम से किया जाएगा, ये आर्टिकल 166 में कहा गया है। तो कार्यपालिका शक्ति के तहत राज्यपाल में निहित है, तो ये हो जाएगा 154। अगला क्वेश्चन पूछा गया मई जून में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं, लू। मई जून में चलने वाली गर्म हवा, इसको लू कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ, ये शीतकाल में, ठंडी में, पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल में वर्षा होती है भारत में। शीतकाल में वर्षा कहां पर वर्षा होती है शीतकाल में,
तो भारत के किस भाग में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण? तो ठंडी में वर्षा होती है भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण, अर्थात उत्तर पश्चिमी भारत में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक वर्षा हो जाती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, शीतकाल में वर्षा होती है। नॉर्वेस्टर, तो मानसून के पहले मानसून हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे देश में केरल से एंटर करता है और जून के प्रथम सप्ताह में एंटर करता है। तो मानसून के एंटर होने से पहले जो उत्तर भारत में वर्षा होती है उसे नॉर्वेस्टर कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में 80% वर्षा लगभग दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो ये जून के प्रथम सप्ताह में केरल से एंटर करता है, तो ये चीज ध्यान रखना है। उत्तर पूर्व मानसून ये भी शीतकाल में वर्षा करता है भारत में। शीतकाल में मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी शीतकाल में वर्षा होगी। यहाँ पर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी शीतकाल में वर्षा होगी। और ये कहाँ पर होगी? तो तमिलनाडु के तट में होगी, आंध्र प्रदेश के तट में वर्षा होती है उत्तर पूर्व मानसून, इसी को लौटता हुआ मानसून कहते हैं। तो समझ गए होंगे। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा लू। अगला क्वेश्चन है संविधान कब स्वीकार किया गया? तो पहला ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया और बी.एन. राव को, बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया इसी दिन। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जे.एल. नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। यहां पर 1949 कर लेना है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान, भारतीय संविधान अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया है। अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन चुका था। इसी दिन पूरा संविधान बन गया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये डेट गलत है। इसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। आंशिक रूप से इसे 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था और पूर्ण रूप से इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो संविधान कब स्वीकार किया गया? तो संविधान स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत का मतलब है स्वीकार करना। तो थैंक यू दोस्तों, आज हमने अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। जो भी क्वेश्चन हमें मिले थे आज उनको हमने कंप्लीट कर लिया। आज वाली इस लेक्चर सीरीज में पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। तीसरी शिफ्ट और चौथी शिफ्ट के क्वेश्चन हम अपने अगले लेक्चर सीरीज में शामिल करेंगे।